नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि कोलकाता रेप मर्डर के मामले में लगातार प्रदर्शन जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था कि आज शाम 5 बजे तक डॉक्टरों को वापस काम पर आना है, तो डॉक्टर अभी तक वापस लौटने से इनकार कर रहे हैं। और कोलकाता में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के भवन पर प्रदर्शन किया। याद रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्री भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही हैं। और इसके बाद आज की खास चर्चा कि राहुल गांधी जो लगातार 7 समंदर पार जाकर बयान देते रहे हैं, उन बयानों में आखिर हमेशा भारत विरोध, सनातन परंपरा का विरोध, आरएसएस का विरोध आखिर क्यों दिखाई पड़ता है? क्या वो हासिल करना चाहते हैं? इस पर आज खास चर्चा होगी। और इसके बाद बात होगी कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में बस्तर का वो इलाका जहां नक्सलियों ने, माओवादियों ने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया था, उनके हाथ में बंदूक थमा दिया था, अब एक बार फिर से वहां खुशनुमा बयार बह रही है। बच्चों को स्कूल ले जाया जा रहा है, उनके हाथों में बंदूक की जगह किताब दिए जा रहे हैं। और इसके बाद बात करेंगे कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन को कौन लूट रहा है। वो जमीन जो खरीद बिक्री नहीं हो सकती, उन्हीं जमीन को माफिया कैसे खरीद बेच रहे हैं, किनका हाथ उनके सर के ऊपर है और कौन उसको बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर भी करेंगे बात। होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF की पहली जनरल बोर्ड की पहली मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक की अध्यक्षता। टेक्नोलॉजी अगर वरदान है तो इसके खतरों से भी निपटना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के स्थापना दिवस समारोह पर साइबर क्राइम की चुनौतियों से किया आगाह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया। शिवराज सिंह चौहान ने बताया बयानों को देश विरोधी, तो मायावती ने कहा राहुल गांधी के नाटक से सतर्क रहें लोग। कोलकाता में हड़ताली डॉक्टरों का काम पर लौटने से इनकार। आज शाम 5 बजे तक है सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन। हरियाणा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जारी की 27 उम्मीदवारों की लिस्ट, तो आम आदमी पार्टी ने भी 9 प्रत्याशियों की सूची जारी की। नायब सिंह सैनी समेत सभी दलों के उम्मीदवार भर रहे हैं अपना नामांकन। और बहराइच के महासी इलाके में पकड़ा गया एक और भेड़िया। छठे की तलाश जारी। लोगों को जागरूक करने में जुटा हुआ है वन विभाग। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कोलकाता रेप मर्डर का मामला है उसमें क्या कुछ इस समय चल रहा है, क्योंकि अभी भी इस पर हड़ताली डॉक्टरों का और आम लोगों का भी प्रदर्शन जारी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिस तक प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल इन डॉक्टरों का आरोप है कि रेप मर्डर के मामले को दबाने के लिए सबूत मिटाने की कोशिश हुई थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास ही तो है वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय की भी जिम्मेदारी। तो ममता बनर्जी ने सफाई देते हुए कहा है कि सबूत मिटाने की उन्हें क्यों पड़ेगी जरूरत। इस बीच एक और मामला जो पैसा ऑफर करने वाला मामला है, उस पर पीड़ित परिवार ने कहा कि झूठ बोल रही हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और परिवार ने सीधा आरोप लगाया कि चुप रहने के लिए मुझे पैसे का ऑफर दिया गया था। और इस बीच जैसा हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम 5 बजे तक हड़ताली डॉक्टरों को वापस बुलाया है।
वापस ज्वाइन करने के लिए कहा है, लेकिन फिलहाल डॉक्टर इस मूड में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने लेकिन क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले देख लेते हैं। অ্যাডিকুয়েট কম্পেনসেশন টু দ্য ভিকটিমস ফ্যামিলি, এই জন্য আপনাদের শোনালাম যে ওরাই একটা ডিমান্ড করেছিল। তাছাড়াও গভর্নমেন্টের একটা সুপ্রিম কোর্টেরই নির্দেশ আছে যে এই ধরনের ভিকটিমসদের একটা হেল্প করার, কিন্তু তাও আমি বলিনি। আমি বাবা মাকে যেটা বলেছিলাম অন রেকর্ড, যেটা আমি বাইরেও বলেছিলাম, যে দেখুন মৃত্যুর বিকল্প টাকা হয় না, আপনারা খুবই মর্মাহত, আমরাও মর্মাহত, কিন্তু যদি কোনোদিন মনে করেন আপনার মেয়ের স্মারক মেমারির জন্য কোনো ভালো কাজ করবেন, আমাকে বলবেন, আমাদের গভর্নমেন্ট আপনার পাশে আছে। এবং একই কথা আমি কিন্তু অফিসিয়ালি প্রেসকেও বলেছিলাম। তা সত্ত্বেও যারা কুৎসা করে বেড়াচ্ছেন, আই এম সরি, তারা কি চায়? বিচার চায় না বিচারের নামে কেসটাকে ঝুলিয়ে দিতে চায়? কি চায়? तो ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो वहां की स्वास्थ्य मंत्री भी है, उनकी तरफ से ये सफाई आ रही है। लेकिन क्या कुछ कोलकाता में चल रहा है? डॉक्टरों का प्रदर्शन हो या फिर परिवार के आरोप हो? सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी से, जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत दा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा, सबसे पहले बात डॉक्टरों के प्रदर्शन की करते हैं। डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ सबूत मिटाने का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी के दफ्तर तक प्रदर्शन किया है। क्या कुछ उनकी मांग है? और जरा यह भी बताइएगा कि क्या आज शाम 5 बजे तक वो काम पर सुप्रीम कोर्ट के डेडलाइन के मुताबिक लौट रहे हैं क्या? देखिए लालचंद, मैंने थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ऑडियो विजुअल में, ऑडियो और विजुअल दोनों ही काफी जरूरी है, और विजुअल में जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी जरूरी है। तो आपने जो अभी बाइट सुनाया ममता बनर्जी का, जिस टोन में और जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्होंने बताया सॉरी, आप चाहती क्या हो, मतलब परिवार को बताना चाहती थी वो, आप चाहती क्या हो? अपने बेटी का जो न्याय है वो चाहती हो या राजनीति करना चाहती हो? ये हजम नहीं हुआ किसी से, ये किसी से हजम नहीं हो पाया कि आप एक पीड़िता की, जो जिनका इतना बर्बर तरीका से जिनको मारा गया है, उनकी माँ बाप को आप झूठा साबित कर रही हो, किस हिसाब से और किस हैसियत से? तो देखिए, ये कम से कम भारत की सभ्यता में तो इस तरह से नहीं हो सकता है कि किसी ऐसे माँ बाप को हम झूठा साबित करें। कम से कम ये तो नहीं हो सकता। तो अगर बाद में वो झूठा साबित हो जाए तो वो हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए और पूरे हमारी सभ्यता और इतिहास के लिए काफी दर्दनाक बात होगी। लेकिन इस तरह से चीफ मिनिस्टर की चेयर पर बैठकर उन्होंने सॉरी जिस तरह से बताया, ठीक है, बात वहीं पे खत्म हो गया, और वहीं पे ये जो टकराव है, ये टकराव फिर से शुरू हो गया, चाहे सुप्रीम कोर्ट जितना भी कोशिश करे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा दादा। मैं आपके पास अभी एक और सवाल लेकर के लौटूंगा, लेकिन उससे पहले जरा देखते हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और वहां पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि प्रदर्शनों पर वहां पर ममता बनर्जी सरकार कड़ाई बरत रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे प्रदर्शनों पर कड़ाई नहीं बरतनी चाहिए। सुनते हैं शुभेंदु अधिकारी को। ममता बनर्जी जी एक भी सच बात नहीं बोलती है, वो सबको मालूम है। ये नया बात नहीं है। ममता बनर्जी इधर है मुसलमान वोट और पुलिस का द्वारा पूरा बंगाल में पुलिस को गुंडा बनाया, और गुंडा को संरक्षण देना ममता बनर्जी का काम है। तो शुभेंदु अधिकारी सीधे आरोप लगा रहे हैं। अब मैं जरा उस पहलू पर आता हूं दादा, जिसमें कि परिवार सीधा कह रहा है कि पैसे ऑफर किए गए थे, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जैसा कि अभी आप अपने जवाब में जिक्र कर रहे थे, वो उनको कह रही हैं कि आपको न्याय चाहिए बच्ची के लिए अपनी, या फिर आप राजनीति कर रही हैं। यानी कि उनको ये लग रहा है कि परिवार भी राजनीति कर रहा है क्या? मतलब वहां पर वो राम वाम ये सब पर तो राजनीति करने का आरोप लगाती हैं, अब पीड़िता के परिवार पर भी राजनीति करने का आरोप है उनका। देखिए लालचंद, थोड़ा सा इतिहास अगर देख ले, कई बार हम लोगों ने पिछले 3-4 सालों में बात किए हैं। कामदूनी रेप मर्डर में हमने बात किया है, हांसखाली रेप मर्डर में हमने बात किया है। कई जगह पे ममता बनर्जी ने
पैसा देकर बात को अपने कब्जे में और काबू में लाने का कोशिश किया है, और कैश हैंडओवर करके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग बिक गया है, लेकिन उन्होंने ये कोशिश चलाया और कुछ जगह पे सफल रहे, कुछ जगह पे नहीं हो पाए। यहाँ पे उनका जो कैश ऑफर का पुराना तरीका है, वो कैश ऑफर का पुराना तरीका इस तरह से सामने आ जाने के बाद एक तो उस परिवार के ऊपर सारे के सारे गुस्सा उनको जाके पड़ा कि आपका बेटी तो गई, उसके बाद आप इतना हिम्मत है कि मैंने आपको कैश ऑफर किया, ये आपने पब्लिक में बता दिए है। तो अभी उनके सामने राम बाम तो है ही, साथ में पीड़िता के माँ बाप भी है। अगर हो सके तो उनके खिलाफ भी वो अपना जितने सारे माने ऑपरेसिव एक्टिविटी है वो भी चालू कर दे इन माँ बाप के खिलाफ। तो ऐसा स्थिति पैदा कर दे। इसीलिए ये गुस्सा जो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी का उनके माँ बाप के खिलाफ दिखाई दे रहा था अपने बॉडी लैंग्वेज में, उससे ये गुस्सा है कि मैंने आपको पैसा ऑफर किया, ये कैसे आपने पब्लिक को बता दिए है। लालचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए। आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे और सभी को इंतजार है कि क्या 5 बजे जो डॉक्टर हैं वो अपने काम पर लौटते हैं या नहीं लौटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि राहुल गांधी जो 7 समंदर पार जाकर बयान एक बार फिर से दे रहे हैं, उसमें क्या कुछ उसका पैगाम आ रहा है, देश को, दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है, इस पर करेंगे बात। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर, आप देख रहे हैं इस वक्त। और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब हम खास चर्चा करने वाले हैं, और आज की हमारी खास चर्चा है कि राहुल गांधी जो 7 समंदर पार जाकर एक बार फिर से बयान दे रहे हैं, उसका क्या मैसेज जा रहा है दुनिया में, देश में, हर जगह पर। और क्या राहुल गांधी इन बयानों से एक बार फिर से भ्रम फैला रहे हैं। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन भारत में उनके बयानों की चर्चा काफी तेज हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि भारत को लेकर उनकी हर विवादास्पद टिप्पणी लोगों में जागरूकता लाने से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि भ्रम फैला रही है। बीजेपी और RSS पर तल्ख टिप्पणी राहुल गांधी की छवि की USP हो सकती है, लेकिन भारतीय समाज को लेकर उनका बयान ये तो घातक हो सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी कि नहीं, क्या सिख समुदाय गुरुद्वारे जा सकेंगे या नहीं। तो बीजेपी नेता RP सिंह ने याद दिला दिया कि दिल्ली में राहुल गांधी की पार्टी की सरकार के नीचे 3000 सिखों का नरसंहार हुआ था। तो ये बयान भारत में दें, उनके खिलाफ केस दर्ज करूंगा, ये कहा RP सिंह ने। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि लगातार तीसरी बार पराजय के कारण राहुल गांधी के मन में बीजेपी, RSS और मोदी विरोध बैठ गया है। यह विरोध अब देश विरोध का स्वर ले चुका है। देश के अंदर सियासी दल मुद्दों पर लड़ते हैं, लेकिन देश के बाहर सिर्फ भारत होता है। लेकिन राहुल गांधी भारत की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लोकसभा में चुनाव में राहुल गांधी आरक्षण खतरे में, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में का उन्होंने जमकर भ्रम फैलाया। लेकिन खुद आरक्षण पर अपने बयान को लेकर अब वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एक सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने की तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। फिलहाल देश में ऐसी स्थिति नहीं है। तो BSP सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी को आईना दिखाया और आरक्षण पर टिप्पणी देते हुए कहा है कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने OBC आरक्षण तो लागू ही नहीं किया था। अब जातीय गणना कराने की आड़ में सत्ता वापसी का सपना देख रही है कांग्रेस। साथ ही मायावती ने कहा कि राहुल गांधी से सतर्क रहने की जरूरत है।
बेहतर स्थिति आने की हालत में ये एससी, एसटी, ओबीसी सब आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस वर्षों से आरक्षण खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है, लेकिन यूसीसी के सवाल पर राहुल गांधी का स्टैंड क्लियर है। वो मुस्लिम समुदाय को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। यूसीसी के सवाल पर वो कहते हैं कि लोगों की अपनी चॉइस और नियम कायदे में दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंदू महिलाओं पर उन्हें बोलने का हक है। राहुल का मानना है कि आरएसएस चाहता है कि हिंदू महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलें, सिर्फ किचन संभालें। ये देश सबका है, लेकिन एक देश में अलग अलग कानून को लेकर अपीजमेंट पॉलिसी नहीं हो सकती, यह भी संविधान कहता है। भारत सनातन संस्कृति के धर्म को लेकर 150 साल पहले अमेरिका में स्वामी विवेकानंद के दिए भाषण को लोग आज भी याद करते हैं। उसी अमेरिका में राहुल गांधी के भाषण को लोग क्यों याद रखें, यह जवाब भी तो उन्हीं को देना है। तो राहुल गांधी ने अपने बयानों में क्या कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से यह भ्रम फैल रहा है, जिसकी वजह से यह विवाद हो रहा है? पहले राहुल गांधी के बयान को देख लेते हैं। The basic idea is respecting people's perspectives, okay, and believing that all Indian citizens have a unique and different perspective, and they should have a space to have that perspective. And that includes religion, it includes language, it includes the clothes you wear, it includes the food you eat, it includes everything, right? BJP is proposing a uniform civil code. We haven't seen it. We have no idea what they're talking about. So for us to comment on it doesn't make sense. It's not a question of caste or religion or Hindutva or anything else. It's a question of fairness. I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. I'm not interested. और जैसा कि हमने रिपोर्ट में बताया था कि राहुल गांधी ने कहा था कि सिखों को पगड़ी पहनने देना चाहिए, सिखों को गुरुद्वारा जाने देना चाहिए। तो उनके इसी सवाल पर, इसी बात पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कुछ जवाब दिया है। आइए पहले उनको भी देख लेते हैं। This government has gone out of its way to address the issues of concern to the Sikh community, and I don't think the Sikhs have felt safer and more honored than at any time in our history after 1947. And if there has been one time in our history as a community where we have felt, anxiety is too mild a term, but we have felt a sense of insecurity, and we have felt, in fact, an existential threat, it has been at times when Shri Rahul Gandhi ji's family has been in seats of power. मैं आपको बताता हूं, 1984 में a pogrom was carried out against the Sikh community. 3,000 innocent people were killed. तो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं हरदीप सिंह पुरी। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि बीएसपी की सुप्रीमो मायावती भी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई हैं। मायावती ने कहा कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि कांग्रेस तो शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है, और अगर केंद्र की सत्ता में आई तो अपने इस बयान की आड़ में उनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया, और ना ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। बसपा सुप्रीमो ने कहा, अब कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें,
क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाले इस पार्टी में जरूर सजगना है। इस पार्टी से मायावती ने कहा, जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है। केंद्र में इनकी सरकार रही, जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया तब इस पार्टी से इनको इंसाफ ना मिलने की वजह से ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लोग सावधान रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता है तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हालत बेहतर होने वाले नहीं है। अतः जातिवाद के समूल नष्ट होने तक आरक्षण की सही संवैधानिक व्यवस्था जारी रहना जरूरी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि राहुल गांधी ऐसा क्या बयान वहां जाकर दे देते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी हमला करती हैं, बीजेपी तो हमला करती ही है और तमाम तरह के बयानों से भ्रम फैलता है। इसी पर बात करने के लिए, इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरि जी स्टूडियो में ही जुड़ चुके हैं। आज बहुत बहुत स्वागत। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत अजय वर्मा जी आपका भी इस खास चर्चा में। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने वहां जाकर के बयान दिया, मैंने देखा अभी हरदीप सिंह पुरी तो बहुत अच्छी कलरफुल पगड़ी पहने हुए थे और मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी सिख को गुरुद्वारा जाने में, पगड़ी पहनने में किसी तरह की कोई दिक्कत हुई हो। तो ये जो डर है कि भाई ये ऐसे बयानों से आपको लगता नहीं है कि एक आप ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जो मुद्दा बिल्कुल निराधार है, तो फिर आपकी विश्वसनीयता और आपके सारे बयानों की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ जाती है। लाल जी, मैं जब आपकी रिपोर्ट अभी देख रहा था तो मेरा एक पर्सनल अपना विचार है कि 1893 ईस्वी में शायद स्वामी विवेकानंद भी अमेरिका गए थे जी। और स्वामी विवेकानंद का जो भारत के प्रति दृष्टिकोण, हिंदू और सनातन को लेके जो उनके विचार है, अमेरिका में आज भी लोग कमोबेश उसको याद करते हैं। और स्वामी विवेकानंद का जो शिकागो का सम्मेलन था, उसे अगर आप भी देखें तो भारत के हर लोग उस भाषण का गौरव अपना लिए समझते हैं। राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी अमेरिका में हैं, एक संवैधानिक पद पे हैं। और जब वो संवैधानिक पद के पे रहते हुए देश से बाहर अमेरिका में अपने देश के लिए जो विचार रख रहे हैं, वो कितना घातक हो सकता है। जो बात आप कह रहे थे, हरदीप पुरी जो साहब उस पर जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे कि क्या भारत में स्थिति ऐसी है कि सिखों को पगड़ी बांधने की इजाजत नहीं है? क्या भारत में ऐसी स्थिति है कि सिखों को गुरुद्वारा जाने से मनाही है? ये किस तरह का भ्रम फैला रहे हैं? इस तरह के भ्रम को फैलाते हुए राहुल गांधी जब अपनी बात को अमेरिका में लोगों के बीच में रखते हैं तो शायद मुझे लगता है कि वहां के लोग मजाक इसको समझें या ना समझें, भारत के लोग इस बात को जरूर मजाक समझेंगे कि राहुल गांधी क्या अभी तक जो सीरियसली लोग इस बात को समझते हैं कि राहुल गांधी क्या बात कह रहे हैं, वो बात समझते समझते अगर राहुल गांधी की सीरियसली मायावती ने लिया है, मायावती ने उनके इस बयान के साथ में कि उनको जब पूछा गया कि क्या इस देश में आरक्षण कभी खत्म होंगे, तो राहुल गांधी ने कहा हाँ बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। तो राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने के पॉइंट में कहा कि ये स्थिति अभी नहीं बनी है। मतलब अगर वो कह रहे हैं कि जो सैचुरेशन की स्थिति बनेगी, जब लोगों में एक तरह के इस बहस में लोग अपने को आ जाएंगे, तो वो मन में, उनके मन में है। यही मायावती ने पॉइंट आउट किया है कि जो लोग यहाँ आके भ्रम फैलाते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, दरअसल उसके मन में भी कहीं ना कहीं से ये टीस है कि ये आरक्षण खत्म होनी चाहिए। ठीक है, ये जरूर मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो ये बयान दिया है। अजय वर्मा जी, आखिर राहुल जी ऐसा क्या बोल जाते हैं कि चलिए भारतीय जनता पार्टी हमला करती है, धनंजय गिरि जी की पार्टी हमलावर होती है, वो तो समझ में आती है, लेकिन बहन मायावती जी बीएसपी प्रमुख, उन्होंने भी आज बड़ा जोरदार हमला बोला। ऐसा बोलने में उन्होंने क्या, राहुल गांधी जी ने ऐसा बोल दिया कि उनको भी हमला करना पड़ रहा है और बीजेपी तो हमला कर ही रही है? खैर एंकर महोदय, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति और उसके नेता का एक निर्णय होता है जी। प्रधानमंत्री जी स्वामी नरेंद्र मोदी जी महाराज अभी रशा गए थे
अभी आप सुना रहे थे ना, आपके विनोद जी के स्वामी विवेकानंद जी गए थे, तो मैं बड़ा सम्मानीय स्वामी नरेंद्र मोदी जी महाराज अभी रशिया गए थे, और किस तरह से भारत को बदनाम करने का काम वहां देश के प्रधानमंत्री ने किया, उससे ज्यादा बुरा बयान तो है नहीं। उन्होंने कहा, कह भी दीजिए क्या बदनाम किया? कहिए ना, कहिए, बिल्कुल खुलकर बोलिए, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि खुलकर बोल सकते हैं। सर मैं उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले मित्रों, भारत हताशा और निराशा में जी रहा था। पूरा भारत, इंडिया, भारत हताशा और निराशा में जी रहा था। तो भारत को किस तरह से वो बदनाम करने का काम, देश पर राहुल गांधी तो कोई प्रधानमंत्री भी नहीं है। और उससे पहले अमेरिका जब गए थे नरेंद्र मोदी जी, और एक जनसभा एक दूसरे देश में कर रहे थे कि मुझको तो शर्म, एक बयान है, मैं वीडियो भेज दूं, कि मुझको तो भारत में जन्म लेने पे शर्म आती है, मुझको तो भारत में पैदा होने पे शर्म आई थी, और कहा था आपकी बार ट्रंप सरकार। तो राहुल गांधी जी का कोई ऐसा बयान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का बयान तो इस तरह का था कि लोगों ने कहा कि तो मायावती क्यों हमला कर रही हैं? नहीं, मायावती तो सुनिए जी, जब ईडी और सीबीआई का सबको डर लगता है, सारी संपत्ति आनंद जो है इनके भाई, पूरे देश को पता है कि कहां है और किस स्थिति में है और क्या कर रहे हैं। तो बहन जी का अपना निर्णय है, वो क्या कह रही है, उनकी रणनीति है, उनकी पार्टी की है। ऐसे ही हमारे नेता जब टेक्सास राहुल गांधी गए हैं, तो अपनी रणनीति, अपनी चीज के तहत वो बात कर रहे हैं। वो कोई देश का अपमान नहीं कर रहे। भाजपा में 2014 से माचिस गैंग जागृत हुआ है, और उस माचिस गैंग में कई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और कुछ मंत्री और आईटी सेल इनका, अमित मालवीय जी और लोग, देशलाई का काम कहा है, देश में सोशल फैब्रिक खत्म करना, आग लगाने। आपके आरोप पर मैं सीधा जवाब धनंजय जी से लेता हूं। धनंजय जी, उनका कहना है कि देखिए, पहले नरेंद्र मोदी जी भी विपक्ष के नेता के तौर पर जाते थे तो वो भी बोलते थे, तो आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या बयान दे दिया जो आप देश विरोधी और भारत विरोधी बता रहे हैं? देखिए, भारत से बुद्ध के संदेश गए, स्वामी विवेकानंद बाहर गए, विवेकानंद ने जाकर के, भारत बहुत आक्रांत स्थिति में था, आक्रांताओं से घिरा हुआ था, विपरीत परिस्थितियों में थे, लेकिन परिस्थितियों का रोना नहीं रोया। उन्होंने हजारों सहस्त्राब्दियों की विराट संस्कृति का विराट फलक दुनिया के सामने रखा। वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे गए और जाकर के यूएनओ में पाकिस्तान की उन्होंने धूल चटा दी पाकिस्तान को। मैं बुद्ध के बाद बुद्धू नहीं कहूंगा राहुल गांधी को, इसलिए नहीं कहूंगा कि उनके साथ में सैम अंकल कह रहे हैं, ना कहते हुए भी आप कह ही गए। सैम अंकल खुद कह रहे हैं कि अब ये पप्पू नहीं है, ये पापा से भी फास्ट हो गए। पापा तो कहने से 1 घंटा 45 आ रहा हूं, अजय वर्मा जी आ रहा हूं, अजय वर्मा जी आ रहा हूं, पहले इनको पूरा करने दीजिए। पापा ने 1 घंटा 45 मिनट आरक्षण के खिलाफ में बोला था, राहुल गांधी खत्म करने पर आ गए। अरे कांग्रेस को तो आप खत्म कर ही रहे हैं। बूढ़ा वंश कबीर का जो जन्मापूत कमाल, आप उसको खत्म करने पर बखूबी लगे हुए। भारत की संस्कृति पर आप सरदार कौन है जानते हैं? हिंदू परिवार के बड़े बेटों ने सर पे पगड़ी बांधी धर्म की रक्षा के लिए, और सर पे पगड़ी बांधी तो सरदार हो गए, और सरदार हो गए तो असरदार हो गए, और असरदार इस कदर हुए कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि जात धर्म के वास्ते 4 दिए सुतवार, 4 गए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। लेकिन उन हजारों का बलिदान आपने कर दिया, कांग्रेस ने कत्लेआम मचा दिया। इस सिखों का जो नरसंहार कांग्रेस ने किया, आने वाली नस्लें थर्राज उठती हैं इसको सुन करके। और जहां तक राधे काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, चाहे मंडल बीपी मंडल की रिपोर्ट हो, कांग्रेस हमेशा अपने कुत्सित प्रयासों से इस राष्ट्र का नुकसान करने में लगी रही है। और मैं आचार्य चाणक्य को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह होते समय चंद्रगुप्त के साथ शर्त रखी थी। वो शर्त सबको पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शर्तें क्या थी? दूसरी बात वो कहते हैं, भारत की संस्कृति है एकम सत विप्रम बहुधा बदंती, सत्य एक है लेकिन हमारे यहाँ शिव थे। लेकिन धनंजय जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अजय जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वामी नरेंद्र मोदी जी कहा, स्वामी जी कह करके। देखिए, हम आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए राहुल जी के लिए। हम क्या कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। कबीरा मार अजीब है कि चित से दिया उतार। इस देश ने राहुल गांधी और कांग्रेस को चित से उतार दिया कि भाई तुम विदेश की धरती पर भारत माता पर हमला करते हो, और ये ऐसे संस्कार, ऐसे कुसंस्कार। हमारे यहाँ क्या कहा गया, कुंती पुत्र अर्जुन, कौन थे? हमारे माता के संस्कार से पुत्र जाना जाता है। ठीक है, तो सोनिया माइनो के पुत्र राहुल विंची पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आचार्य चाणक्य ने 3000 साल पहले कह दिया था कि हेलेना का पुत्र राज्य सत्ता में शामिल हुआ तो राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होगा। ये 3000 साल बाद भी ये संस्कृति, वो समाज, चाणक्य की सोच को प्रणाम करता हूं। आचार्य के मैं आपके इस बात पर मैं अजय वर्मा जी की प्रतिक्रिया जरूर लूंगा, आप लोगों के पास लौटूंगा। लेकिन मैं आप सभी के पास आने से पहले जरा पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे जी,
उन्होंने कुछ एक बड़ा बयान दिया है, वो बयान सुनवाता हूं। ये बयान इसलिए सुनवा रहा हूं क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब तो श्रीनगर के लाल चौक पर भी डर नहीं लगता, लेकिन राहुल जी कह रहे हैं कि देश में डर का माहौल है। पहले सुशील कुमार शिंदे जी को सुन लीजिए, सुशील शिंदे जी को, उसके बाद फिर आप सभी के पास में लौटता हूं। विजय भाई, जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था और एडवाइस भी मांगता था, तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले, तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहां भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और डल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी स्थिति वो किसको बता। तो सुशील शिंदे जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इस देश के पूर्व गृह मंत्री है। मैं लौटता हूं अजय वर्मा जी, आपके पास जरूर आऊंगा, लेकिन विनोद जी, जो बर्फ के गोले से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी खेलते हुए, कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्द बोलती है ना। सुशील शिंदे जी उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आज तो श्रीनगर के लाल चौक पर भी डर नहीं लगता, तो भारत के बाकी हिस्से में क्या डर लगेगा। मैं पहले तो अजय जी ने अभी जो स्वामी नरेंद्र मोदी कहा था, ये आपने बिल्कुल नरेंद्र सही जी को बोला था कि आप भी कुछ कहना चाहते हैं, वो आपने बिल्कुल सही कहा था अजय जी। ये बात, आप तो हम लोग इस बात को जानते ही हैं कि स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे थे, इसलिए आपने स्वामी जोड़ा है। लेकिन आप आज अयोध्या के संत पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कब से ये धार्मिक प्रीचर हो गए कि अमेरिका में देवता का मतलब वो समझा रहे हैं। वो देवता को भगवान नहीं मानते हैं। हिंदू धर्म के बारे में और जितना कुछ राहुल गांधी को ज्ञान है वो किसी संतों को नहीं है। तो ये सारी बात अयोध्या के संत ये सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी को यह अधिकार किसने दिया कि वो ये धार्मिक प्रवचन अमेरिका में लोगों को सुना रहे हैं। नंबर 2, जो बात आप अभी ये कह रहे थे, सुशील कुमार शिंदे भारत के गृह मंत्री हैं और ये इनका एक तरह से ये बयान जो है राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए सारे नैरेटिव्स को खंडित करता है। जो राहुल गांधी कहते हैं कि हम आइडिया ऑफ मोदी को हमने ध्वस्त किया है, ये सुन ले शिंदे का आइडिया ऑफ मोदी यही है कि उसने कश्मीर से डर हटा दिया है कि आज सुशील कुमार शिंदे लाल चौक पे जाके 12 बजे रात में भी शॉपिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एक गृह मंत्री के रूप में वो कह रहे हैं कि हमारी फटी हुई थी। तो आप उनकी बात पूरी तरह से नहीं सुन पाए होंगे, आप बुजुर्ग हो गए हैं। तो एक गृह मंत्री का ये हश्र था, वही दौर था अजय जी, और आप अमेरिका में जाके भारत की तौहीन करते हैं। ये सुशील कुमार शिंदे को सुनना चाहिए। अजय वर्मा जी, सुशील कुमार शिंदे एक बड़े नाम है, पूर्व गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं अब तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर भी डर नहीं लगता। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में डर का माहौल है, हम किसी से अब डरते नहीं हैं, नरेंद्र मोदी डराना चाहते हैं, ये दोनों तो एकदम पूरब और पश्चिम वाली बात हो गई। अजय वर्मा जी देखिए एंकर महोदय, हमारे यहाँ स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे हर छोटे से बड़े नेता को है। ये तो हमारे यहाँ अधिनायकवाद नहीं है भाजपा की तरह, जहां पार्टी छोटी है और आदमी बड़ा है। वहां एक सूत्रीय कार्यक्रम, मोदी है तो मुमकिन है, बस मोदी का फोटो है। प्रधानमंत्री अच्छी बात है, सम्मानीय है, ज्ञानवान है। जब वो देश को जाकर बदनाम करने का प्रयास करते हैं तो भारत के लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। भाजपा के आईटी सेल और भाजपा के नेताओं को तो छोड़ दीजिए, इनकी तो मजबूरी है। लेकिन अधिनायकवाद में हिटलर ने भी वही काम करा था, डिक्टेटरशिप लागू करी थी, पार्टी से बड़ा आदमी हो गया था। तो उस पार्टी का हश्र क्या होता है पता चल जाएगा। 1932 के बाद 1945 में खत्म हो गई थी। जर्मन में हिटलर की तानाशाही का शासन का अंत हुआ था। अब देखिए, 2 बैसाखियों पर 4 एन की सरकार है। एन मीन्स एनडीए, एन मीन्स नरेंद्र, एन मीन्स नायडू और एन मीन नीतीश। 2 एन 2 टांग है। जैसे ही दोनों टांग का हमने किस करे,
संस्कार देंगे तो सरकार की पता चल जाएगी। लोगों ने जवाब आपको दे दिया है। हम इनके यहाँ आदमी बढ़ा है। और बात अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले गिरी जी, ज्ञानी आदमी है, लेकिन इनके विचारों को मैं क्या कहूं। महात्मा गांधी का ये देश है और महात्मा गांधी की हत्या एक आतंकवादी गॉडसे ने की थी। तो गॉडसे की विचारधारा को अगर लोग चलाएंगे और उसको पालन करेंगे, हम महात्मा गांधी के पुजारी हैं, हम देश में शांति के पुजारी हैं। हम गॉडसे की विचारधारा को नहीं बढ़ाते। जो गॉडसे के विचारक हैं, जो गॉडसे के संयोजक है, जो उसके पुजारी हैं, जो आसाराम बापू के शिष्य हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके लिए स्वतंत्र है, वो हमारे लिए वो भी ठीक। अब मैं धनंजय गिरी जी से लेता हूं स्पष्टीकरण। धनंजय जी, हाँ, आप ही के पास में आ रहा था। अजय भाई के तरस आ रहा है। किस बात को लेकर तरस रहे हैं आप? उन्होंने तो प्रधानमंत्री जी के लिए स्वामी शब्द का इस्तेमाल किया, तो धन्यवाद कीजिए उनका। वो बेचारे की दुर्दशा देखिए कि नाथूराम गोडसे का एकमात्र मंदिर बाबूराव ने बनवाया, उसको कांग्रेस के तत्काल मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराया, दिल्ली लाकर माता जी से भी मिलवाया, और कांग्रेस पार्टी का नेता बेचारे को पता ही नहीं। यही कांग्रेस की स्थिति, दुर्गति देखिए। ये कह रहे हैं कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ऐसी दुर्दशा कांग्रेस की रही है। 5 पीढ़ियों से एक पार्टी, एक परिवार की पांवपोछ बनी हुई है। ये कार्यकर्ता थोड़े दरी बिछाने के लिए अजय जी, और पिछड़े रखे गए। इस पार्टी के दुर्दशा देखिए इस देश में। और जो शिंदे जी कह रहे हैं, आप कश्मीर के बात छोड़िए ना, आप ट्रेन पे चले जाइए, कहीं बस में चले जाइए, कहीं पार्क में चले जाइए, असंदिग्ध वस्तु को ना छुए, धमाके हो सकते हैं। संदिग्ध वस्तु को ना छुए, धमाके हो सकते हैं। आज भारत की संस्कृति क्या है? हमने इंडिया गेट बनाया, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया, हमने कहा दीवार बनाया, हमने कहा वाल बनाया। हम तो खुली संस्कृति के हमेशा पुजारी रहे। अजय वर्मा जी का एक छोटा सा काउंटर ले रहा हूं। सब रहे। ठीक है, अजय वर्मा जी का एक छोटा सा काउंटर कब होता है? आता हूं, धनंजय जी आ रहा हूं। अजय वर्मा जी छोटा सा काउंटर करना चाह रहे हैं। अजय वर्मा जी, देखिए, आप लाल हैं, और लाल जो है रत्नों में मणि को बोलते हैं, बहुत बहुत कॉस्टली होता है। तो आप कॉस्टली एंकर हैं। मेरी एक बात सुन लीजिए, 2014 से पहले तो भारत ही नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा, इनकी एक वर्तमान सांसद होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत ने कहा था कि गांधी जी का कोई योगदान आजादी में नहीं, और इससे पहले ना रेल थी, ना जेल थी, ना विकास थी, ना सभ्यता थी, ना भारत था, ना व्यापार था, ना नौकरी थी, ना आदमी थे। मैं आप दोनों के बीच में आता हूं इसलिए कि अजय जी अमेरिका पे बात करते करते हम मैं विनोद जी को ला रहा हूं। विनोद जी को ला रहा हूं। ठीक है, अजय जी, अजय जी आ रहा हूं। आज का हमारा ये टॉपिक तो नहीं था कि आप फिर भी इस चीज को लाए हैं गांधी हत्या पे। 1 मिनट बस मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा अजय जी। आप बहुत सीरियस नोट पे बहस करते हैं और अच्छा भी लगता है। सिंपल सी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक जो पॉलिटिकल नैरेटिव गांधी हत्या का जो बेचा है, पिछले 50 साल से अगर कांग्रेस का एक एजेंडा और एक स्लोगन के एक नैरेटिव जो है वो गांधी हत्या है। और गांधी हत्या के नाम पे आपने 50 साल इस राजनीति करते करते आपने सीधे आरएसएस से लेके और पूरे हिंदू जनमानस को टारगेट किया है। आपने, आपकी पार्टी ने एक उसको आतंकवादी कह लें या जो भी कर लें, वो विचार गोडसे का हो सकता है, लेकिन इस गोडसे की उसके प्रभाव को आपने जो पॉलिटिकली जो उसको माइलेज लिया है, उतना माइलेज कांग्रेस ने आज तक इस देश में दूसरे कोई मुद्दे को नहीं उठाया। आप भी इस जनरेशन में आके आप ये देखिए कि राहुल गांधी आज टेक्सास में हो या वो कहीं भी हो भारत के बाहर, उनके टारगेट में सिर्फ आरएसएस है। आरएसएस का नाम लेके राहुल गांधी एक समुदाय के बीच में, अजय जी आपका एक समुदाय को खुश करने के लिए राहुल गांधी का जो ये मोहब्बत की दुकान है, उसमें आपके भारत जोड़ो आंदोलन में अगर एक पोस्टर राहुल गांधी की पहली पोस्टर जिसमें आरएसएस के वो खाकी पेंट को जलाते हुए दिखा था, भारत जोड़ो यात्रा का, अजय जी याद करिए, जब कन्याकुमारी से शुरू हुई। जब आप आरएसएस पे हिट करते हैं, आरएसएस की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी में और खास करके राहुल गांधी को लगता है कि ये हमारा जो टारगेट ग्रुप है उसके लिए सबसे बड़ा ये अभय है। ठीक है, तो ये जो अभय मुद्रा में आप आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं, आरएसएस को समझने के लिए जो गिरिराज जी ने कहा, मैंने उसको क्या दोहराना, लेकिन अब कम से कम ये बेचना बंद कर दीजिए गांधी की हत्या और गांधी का हत्यारा। ठीक है, अजय वर्मा जी आपका काउंटर, और उसके बाद फिर मैं धनंजय जी के पास जाऊंगा। देखिए, आतंकवादी को अगर आतंकवादी नहीं कहेंगे, हत्यारे को हत्यारा नहीं कहेंगे, इनसे कहें गोडसे को पुजारी कहें विनोद जी। इनकी विचारधारा पूरा देश जानेगा, पूरा डीडी न्यूज जानेगा, पूरा संसार जानेगा। 196 मैं कहवा लेता हूं, मैं कहवा ही लेता हूं आज धनंजय जी से कहवा लेता। धनंजय जी, नाथूराम गोडसे को आप क्या मानते हैं? संघ के संचालक श्री गुरु जी ने कहा था कि एक सिरफिरे ने बापू की हत्या की, एक सिरफिरा कहा
उसको समाज का भटका हुआ व्यक्ति कहा, हमारा उससे क्या लेना देना। लेकिन गांधी की समाधि पर लिखा हुआ सब क्या है? गांधी की समाधि पर लिखा हुआ है हे राम, और कांग्रेस ने कहा कि राम काल्पनिक थे। गांधी की नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवाना वाले जब कांग्रेस पार्टी में शामिल है तो आप लगता है कि आपको कोई सूट करता है। ये गोडसे का जो गणित ले लिया, जवाब ले लिया धनंजय जी से, धनंजय जी से जवाब ले लिया। आप बोलिए अजय वर्मा जी। देखिए, ये देश शांति का दूत है, ये शांति से चलेगा। और सुनिए, रंग किसी कोई पेटेंट नहीं होते, यही नैरेटिव सेट करके हिंदुओं को हथियार से मुक्त किया गया। ये बिल्कुल गलत है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा बचाओ, ये पूरी लाइन है। और ये आधा नैरेटिव के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं राम की शांति, भगवान राम की शांति और तपस्या अद्भुत है, तो राम बाण भी अब हो गए। ये हिंदू समाज को सोचना होगा। एक दर्जन देश आज हमसे कट के अलग हुए हैं। जब जब जहां जहां हिंदू घटा है, तब तब वहां देश बटा है। 49 इस्लामिक आधिकारिक मुल्कों में एक जगह जमहूरियत जिंदा हो तो मुझे बताने की कष्ट करें। जहां जहां भारत की संस्कृति से जो मुल्क अलग हुए, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे कश्मीर का डेमोग्राफी जब डेमोग्राफ बना तो वहां रकीब सलीम कलीब हुआ है। ये संस्कृति तभी तक जिंदा है, ये तब तक महान संस्कृति तभी तक जिंदा है जब तक एक सत विप्रा बहुधा बदंती की संस्कृति प्राणवंत है, जीवंत है, फूल फल फूल रही है। और नहीं तो जो कहता है एक किताब एक रास्ता, उसी के कोख से दारुल हरम और दारुल इस्लाम पैदा होता है। जो कहता है कि माई वे और हाईवे, और ये माई वे और हाईवे का जो है कुछ लोग सपना देख रहे हैं। राहुल गांधी जी अपीसमेंट की राजनीति कर रहे हैं, जिनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खुश करने के चक्कर में 3 देश पहले ही टुकड़े कर चुके हैं। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूं उससे पहले विनोद जी मुझे एक बात जरा आप जरूर, मुझे अजय वर्मा जी भी हैं, धनंजय जी हैं और सब लोग देख रहे हैं, मुझे एक बात समझाइए कि जिस सरकार के दौरान 1.25 साल तक किसान, और आज भी शंभू बॉर्डर पर तो आज भी किसान बैठे हुए हैं, 1.25 साल तक जिस सरकार के दौरान किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे, जिस सरकार के दौरान 8 महीने तक शाहीन बाग में लोग बैठे रहे अपनी मांगों को लेकर, वो सरकार तानाशाह सरकार कैसे है? और थोड़ा सा मैं कंट्रास्ट दिखा देता हूं कि रामलीला मैदान से स्वामी रामदेव को 2 या 3 दिन में किस तरह से वहां से खदेड़ दिया गया था, बताइए। क्योंकि ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये नैरेटिव राहुल गांधी 7 समंदर पार भी जाकर बोल रहे हैं। देखिए लाल जी, हम लोग तो डिस्कशन करने के लिए कुछ और बैठे थे कि महान नेता हमारे राहुल गांधी की चर्चा हम करेंगे, जो अमेरिका में उनके जो वक्तव्य है, लेकिन अब दोनों हमारे नेता प्रवक्ता वो सीधे अब वो आ गए दूसरे लाइन पे। मैं दोनों प्रवक्ताओं से आग्रह करूंगा, नेताओं से आग्रह करूंगा कि राहुल गांधी आज इस देश में प्रतिपक्ष के नेता है। राहुल गांधी एक सांसद के रूप में जब अमेरिका में हो, यूरोप में हो या किसी कंट्री में हो तो वो उनका एक पर्सनल है। बिल्कुल, आज जब वो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आज वो इलेक्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं। वो अभी जो लोकसभा का चुनाव है उस चुनाव को एक तरह से उसमें भी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को वो खारिज करते हैं। ये संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसको अपमान करके और फिर पॉकेट में से संविधान निकालेंगे, अजय जी ये नहीं चलेगा। आपकी निष्ठा किसमें है ये पहले आपको साबित करना होगा। आप प्रतिपक्ष के नेता बने हैं उसी इलेक्शन कमीशन के फ्री एंड फेयर से, लेकिन आपको इसमें भी दिक्कत है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार क्यों आ गया। अब आप सुन लीजिए, आप राहुल गांधी पे आइए, आप इधर उधर भटका रहे हैं, गांधी हत्या, आतंकवादी जलवे, आप तो एक आतंकवादी को तो आतंकवादी कह नहीं सके। पूरे कश्मीर में जब तक चला आपका वहां पे मिलिटेंसी के खिलाफ में ऑपरेशन में कोई आतंकवादी दहशतगर्द नहीं होता था, मिलिटेंट होता था, समझ लीजिए आप। अब तब आप इतिहास पे आइएगा, भूगोल पे आइएगा। ठीक है, सीधी बात है कि राहुल गांधी आज जिस जिम्मेदारी में हैं और विपक्ष के नेता के रूप में वो लोकसभा में बैठे हैं, अगर वो देश का अपमान कर रहे हैं तो गिरिराज सिंह सही कह रहे हैं कि उन पे देशद्रोह का। अजय वर्मा जी का काउंटर। 1 मिनट मैं दूसरी बात कर रहा हूं। राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं और वो इस देश में जो विदेश में भ्रम फैला रहे हैं कि सिखों को गुरुद्वारा नहीं जाने दिया जाता, वो जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि सिखों को कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, पगड़ी नहीं पहनने दिया जाता, वो इस झूठ के लिए वो देश में आते हैं तो उनको माफी मांगनी चाहिए। ठीक, ऐसे ही भ्रम को लेकर मैंने कहा था कि चाहे तानाशाही की बात हो, डर का माहौल की बात हो, ये बयान लगातार उनकी तरफ से आते रहते हैं। अजय वर्मा जी का छोटा सा काउंटर। अजय जी,
देखिए, अभी भाजपा के अघोषित प्रवक्ता जी बोल रहे थे। अघोषित प्रवक्ता जी नहीं, घोषित है धनंजय गिरी जी। धनंजय गिरी जी तो घोषित प्रवक्ता है। आप लोगों को सच से बहुत दिक्कत है। धनंजय गिरी जी नहीं, भारतीयता की बात करेगा, भारत की मिट्टी की बात करेगा, भारत के हजारों साल की संस्कृति की बात करेगा, वो भाजपा का घोषित प्रवक्ता हो जाएगा। अजय वर्मा जी का पॉइंट लेने दीजिए अब। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उनके साथ राहुल गांधी लल्ला जाके खड़ा हो जाएंगे, अजय वर्मा जी का पॉइंट आने दीजिए। शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उनके बगल में सोनिया। धनंजय जी, अजय जी जूम पर हैं, उनका भी पॉइंट मुझे लेने दीजिए। बोलिए अजय जी। भाई, तानाशाही का एक नमूना धनंजय जी स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, तो सुन तो लो भैया। फिर आगे आप सुन तो लो, बेचैन मत हो ना। अब आप लोकतंत्र में फिर हत्या करेंगे, मुझे सुन लीजिए पहले, फिर आप अपने विचार रखना। आप ज्ञानवान आदमी है, हम तो देशद्रोही आदमी है। आप कह रहे हैं इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके सुन तो लो भैया, आप भी बोल लो। जो भारत की संस्कृति में देखिए नेहरू से शुरू होता है, ये मामला नेहरू से शुरू होता है। ठीक है, कहा था कि आज जो एक्सीडेंटल वो कह रहे हैं, एक्सीडेंटल हिंदू वो कह रहे हैं कि आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। अगर राहुल गांधी जो बोले हैं उसी पर ये नहीं बोल पा रहे हैं, इनको कहना चाहिए कि हाँ राहुल गांधी देशद्रोह का केस चले। अजय वर्मा जी को भी कहना चाहिए, क्योंकि अजय वर्मा जी के राहुल के ननिहाल इटली में है, टीपू के पास टापू है, इनके बापू भी यही के है, संस्कृति भी यही की है, यही रहना है, यही जीना है, यहाँ मरना है। ठीक है, मुझे लगता है राहुल गांधी अभी भी बाहर हैं और अभी भी मुझे लगता है आगे उनके कुछ ऐसे बयान आ सकते हैं जिस पर हम लोग फिर जुड़ेंगे, फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी जुड़ने के लिए, अजय वर्मा जी जुड़ने के लिए, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस पर खास चर्चा करने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ में बस्तर में एक ठंडी बयार बही है, उस पर करेंगे बात। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से एक अच्छी खबर की, क्योंकि आओ स्कूल चले हम। दरअसल नक्सल प्रभावित बस्तर में इस सुबह का इंतजार पिछले 20 साल से था, कब स्कूल की घंटी बजे और बच्चे कहें कि स्कूल चले हम। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर के इलाके में माओवादियों के खौफ के कारण स्कूल बंद हो गए थे। रेड कॉरिडोर में नक्सलियों के खौफ ने बच्चों को स्कूल से दूर कर दिया था। तो छत्तीसगढ़ के कई नक्सल प्रभावित जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए थे। सुरक्षा बलों की कोशिशें अब रंग लाई हैं और इन इलाकों से खौफ का अंधकार छटा तो शिक्षा की रोशनी तेज हुई है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सरकार ने 41 स्कूलों को नए पाठ्यक्रम के साथ खोलने की पहल की है। आदिवासी इलाके बीजापुर और सुकमा के 600 बच्चे अब स्कूल आने लगे हैं। बस्तर इलाके के कई जगहों पर नक्सलियों ने स्कूल जला दिया था। सरकारी पहुंच से बाहर रखकर नक्सली इन भोले भाले बच्चों को बम बंदूक की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने सलवा जुडूम आंदोलन चलाकर नक्सली साजिश से लोहा भी लिया था। आखिरकार दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के जरिए मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों को नक्सल मुक्त अब घोषित कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल पर और जो अब सुधार आया है उस पर क्या कुछ कहा, आइए देख लेते हैं। मुझे इस बात की गहरी खुशी है कि नक्सलवाद का अंधेरा घटने से बस्तर में अब शिक्षा की रोशनी भी तेजी से फैल रही है। बस्तर में वर्षों से बंद 29 स्कूलों को पुनः शुरू किया गया है। नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों को
उच्च शिक्षा के लिए हम बिना ब्याज के शिक्षा ऋण दे रहे हैं। और नक्सल की स्थिति पर और इस पूरे मामले पर क्या कुछ सुरक्षा अधिकारी ने अपडेट दिया है, उसे भी देख लेते हैं। पहले बस्तर संभाग के अंतर्गत पूर्व में नक्सल संशय कांड से बंद हुए अनेक स्कूल का पुनः प्रारंभ की जा रही है। इन स्कूल में स्थानीय छात्र छात्रा द्वारा अपना शिक्षा प्राप्त कर खुद के भविष्य निर्माण करने के लिए सुरक्षा बल द्वारा एक वातावरण निर्मित की जा रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो नवीन स्कूल प्रारंभ की जा रही है उसके माध्यम से क्षेत्र के युवा युवतियों का बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए और अपना रोजगार के लिए अवसर प्रदान होगा। और जिस तरीके से विगत महीनों में बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल विरोधी अभियान में हमको निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ, उसी हिसाब से आगामी समय में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के साथ साथ जो क्षेत्र के छात्र छात्रा युवा युवतियों को बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए और रोजगार के अवसर देने के लिए और बस्तर क्षेत्र का एक नया पहचान दिलाने के लिए भी हम और समर्पित होकर कार्य करेंगे। हमारे संवाददाता सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमेश, एक नई सुबह, एक नई बयार, बहुत दिनों से था इंतजार और अब ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के इन इलाकों में भी अब बच्चे बिल्कुल गा सकते हैं कि स्कूल चले, हम आ रहे हैं स्कूल। क्या कुछ वहां पर स्थानीय लोगों को इस बदलाव के बारे में महसूस हो रहा है? जी लालचंद, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो बस्तर जो संभाग है शुरू से ही घोर नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था। चाहे दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, टाड़, मेटला, ये वो इलाके थे जहां पर नक्सली अपनी आमद की खबर लोगों को बताते थे, महसूस कराते थे। बीजेपी की सरकार आने के बाद पिछले 8 महीनों में लगातार पुलिस और नक्सलियों के बीच में लगातार ये जी लगता है फिलहाल सोमेश पटेल से हमारा संपर्क किसी वजह से कट गया है। हम कोशिश करेंगे उनसे आगे जुड़ने की। फिलहाल एक ब्रेक की बारी है और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर इस वक्त में आगे की खबरें देखेंगे। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर इस वक्त, और अब हम एक और बड़े मुद्दे की बात करेंगे और यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है। मुद्दा झारखंड से जुड़ा हुआ है, जहां पर आदिवासियों की वो जमीन जिसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती, उसकी भी लूट हो रही है। तो झारखंड में भू माफिया ने, चंद माफिया ने आदिवासियों की जमीन को लूट लिया है। ईडी का दावा है कि इस जमीन घोटाले में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी नाम है और झारखंड में लूट पर छूट की यह गहरी साजिश है। तो झारखंड में आदिवासियों की जमीन की लूट हो रही है। झारखंड जमीन घोटाले पर ईडी का दावा है कि माफिया ने आदिवासियों की 1800 एकड़ जमीन हड़प ली। ईडी ने पाया कि रिकॉर्ड में हेराफेरी करके संपत्ति की प्रकृति बदल दी गई और माफियाओं ने 1800 एकड़ आदिवासी भूमि हड़प ली। याद कीजिए, भूमि घोटाले में ही तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। तो फिर सवाल है कि कौन लूट रहा है झारखंड में आदिवासियों की ये जमीन। और खास बात यह भी है कि नियमों के मुताबिक इन जमीनों की खरीद बिक्री तो हो ही नहीं सकती, फिर भी माफिया इस तरह की जमीनों की हेराफेरी करके लूट मचा रहे हैं। तो झारखंड में ऐसे माफिया को कौन दे रहा है संरक्षण, यह एक बड़ा सवाल है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। चील और कौवे की तरह नोच नोच के खा रहे हैं सत्ताधारी दल के लोग। भ्रष्टाचार की अति है, अन्याय की पराकाष्ठा है। नोटों के पहाड़ यहां बरामद हो रहे हैं सत्ताधारी दल के लोगों के पास से।
बेटियों का क्या हाल है, कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि कोई सुरक्षित नहीं है। रेत बालू से लेके खनिज खा रहे हैं। सीधे जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता दिवाकर कुमार से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, ये क्या पूरा मामला है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सीधे सत्ताधारी पार्टी पर इसका आरोप लगा रही है। जैसा हम जानते हैं कि नियम के मुताबिक ऐसी जमीनों की खरीद बिक्री हो नहीं सकती, कैसे हो रही है? देखिए, झारखंड में CNT SPT एक्ट लागू है और कुछ इलाके तो पूरी तरीके से, जैसे संथाल का जो इलाका है वहाँ ज़मीन की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है। साथ ही साथ कई ऐसे ट्राइबल नेचर के लैंड है, चाहे वो राजधानी रांची हो, चाहे आसपास के कई शहरी इलाके हो, वहाँ पर वो लैंड जो सिर्फ है आदिवासी से आदिवासियों में ही ट्रांसफ़र हो सकता है और उसके लिए भी बाकायदा रीजन बताना होता है कि किस तरीके से इस ज़मीन की बिक्री होनी चाहिए, क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से ये चीज़ों का आदान प्रदान होगा। लेकिन आपको याद होगा कि इस वर्ष हेमंत सोरेन की जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई थी और करीब वो 5 महीने तक जेल में रहे थे। और जो जमीन घोटाला का जो नेक्सस था, ईडी ने जब लगातार इस मामले में छापेमारी की थी तो करीब 2 दर्जन से अधिक, जो कह सकते हैं इसमें कई ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हुए हैं, साथ ही साथ जो कई राजस्व अधिकारी हैं वो शामिल हैं, तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई और कई लोग तो अभी भी, हेमंत सोरेन हालांकि बेल पर रिहा होने के बाद बाहर है और उसके बाद कई अभी भी जो अधिकारी हैं और कई राजस्व कर्मचारी हैं वो जेल में। आपको याद होगा कि जब ईडी की छापेमारी हो रही थी तो एक भू राजस्व अधिकारी के कर्मचारी के घर से करीब ईडी ने ऐसे दस्तावेज बरामद किए थे जो कहीं लॉकर में होने चाहिए थे, या जो हम कहते हैं कि जो आर्काइवल लैब है वहां पर, क्योंकि 1932 का खतियान झारखंड में हमेशा से एक मुद्दा रहा है और वैसे जमीन के जो कागजात थे उनके नेचर में बदलाव किया गया और कई जमीन ऐसे थे जिनके कागजात ही पूरी तरह से गायब कर दिए गए। और ईडी ने जब छापेमारी की थी तो भू राजस्व कर्मचारी के घर से करीब कई ट्रकों में जो दस्तावेज है वो बरामद किया गया था और उसके बाद ईडी लगातार इस मामले में कई और भी शिकायतें ईडी को मिली थी। आदिवासी कई लोगों थे जिन्होंने लगातार ईडी को दस्तावेज अपने अपने सौंपे हैं अपने सपोर्ट में, साथ ही साथ कई एप्लीकेशंस दिए गए थे। उसके बाद ईडी ने इस मामले में कई और भी कार्रवाइयां की थी और ईडी की ओर से जब मेरी सूत्रों से बात हो रही तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी कार्रवाई अभी भी जारी है और इस मामले में उन्हें उम्मीद है, या कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कई और भी बड़े जो नेक्सस है, कई और बड़े लोग जो इसमें शामिल उनका भी पर्दाफाश हो सकता है। ठीक है, और ऐसा भी लग रहा है क्योंकि झारखंड में चुनाव होने वाला है तो ये मुद्दा जरूर बीजेपी बनाएगी जिस तरह हमलावर है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार जुड़े थे और झारखंड में ये मुद्दा हो सकता है कि एक बड़ा मुद्दा बने क्योंकि आदिवासियों से सीधे जुड़ा हुआ ये मामला है। आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।